हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्कोप यूपीएससी में। हम इस वीडियो सीरीज में 2021 का जीएस पेपर डिस्कस कर रहे हैं। उसी क्रम में हमने अभी तक 14 क्वेश्चन को कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे। हम 2013, 14 और 20 का पेपर डिस्कस कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव ढंग से डिस्कशन की हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में अंतिम उधारदाता लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट के रूप में केंद्रीय बैंक के कार्य में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित हैं। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। उसमें से अंतिम उधारदाता या फिर लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट के रूप में केंद्रीय बैंक के कार्य कौन से हैं, उनको हमें यहाँ पर बताना है। तो पहला पॉइंट है, अन्य स्रोतों से ऋण प्राप्ति में विफल होने पर व्यापार एवं उद्योग निकायों को ऋण प्रदान करना। दूसरा है, अस्थायी संकट के समय बैंकों के लिए चल निधि उपलब्ध कराना। बजटीय घाटे के वित्तीयन के लिए सरकारों को ऋण देना। ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से कौन सा सही है वो हमें देखना है। पहली बात, तो जो आरबीआई है वो या तो लोन देता है किसको, सरकार को, या फिर लोन देता है किसको, बैंकों को। किसी निगम को आरबीआई लोन नहीं देता, क्योंकि आरबीआई बैंक नहीं है। सामान्यतः जो बैंक होते हैं जो कंपनियों को या लोगों को ऋण प्रदान कराते हैं, तो आरबीआई इस प्रकार का कोई बैंक नहीं है। इसलिए वो यह किसी प्रकार के जो व्यापार है, उद्योग निकाय हैं, उनको लोन नहीं देगा। तो इसलिए जो पहला ऑप्शन है वो तो सीधा गलत हो जाता है, एकदम जनरल स्टेटमेंट है। तो पहला ऑप्शन गलत होते ही एक ऑप्शन तो अपना एलिमिनेट हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है, अस्थायी संकट के समय बैंकों के लिए चल निधि उपलब्ध कराना। बैंकों के पास जब किसी समय पैसे कम पड़ जाते हैं तो बैंक उधार लेने किसके पास जाते हैं, आरबीआई के पास। तो आरबीआई क्या करते हैं, बैंकों के लिए अंतिम उधारदाता के रूप में काम करते हैं। मतलब लास्ट बैंक किसके पास जाएंगे पैसे लेने के लिए, अंतिम रूप से आरबीआई के पास जाएंगे। तो आरबीआई क्या है, बैंकों के लिए अंतिम उधारदाता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। और इसलिए इसमें एक वर्ड आता है, जो केंद्रीय बैंक है वो बैंकों का बैंकर है, यानी कि जो बैंक है उनका बैंक कौन है, वो है केंद्रीय बैंक। इसलिए जो दूसरा ऑप्शन हो जाता है वह सही, दूसरा ऑप्शन सही होती है, डी तो अपना एलिमेंट हो जाता है। अब तीसरा ऑप्शन देखना है, बजटीय घाटों के वित्तीयन के लिए सरकारों को ऋण देना। आरबीआई का काम अंतिम उधारदाता के रूप में सरकारों को ऋण देना नहीं है, क्योंकि बजटीय घाटे के लिए सरकार क्या करेगी, आरबीआई से क्या लेगी, ऋण लेगी। तो आरबीआई क्या नया पैसा छापेगा, तो पैसा छापेगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, मनी सप्लाई होने से क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ेगी और इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन को रोकना ही आरबीआई का मेन काम है। लेकिन यहाँ पर आरबीआई अगर अंतिम उधारदाता बन जाएगा सरकार का, तो इन्फ्लेशन को क्या देगा, योगदान देगा। इसके कारण जो वित्तीय प्रणाली है वो हो जाती है अस्थिर। इसलिए जो सरकार है वो लोगों से या बैंकों से या वित्तीय संस्थानों से उधार लेकर जो अपनी जरूरतें हैं उसको पूरा करता है। आरबीआई या केंद्रीय बैंक से अंतिम उधारदाता के रूप में ऋण सरकार नहीं लेता है। इसलिए तीसरा ऑप्शन हो जाता है गलत, आंसर आता है अपना बी। यहाँ पर लिखा गया है, अंतिम ऋणदाता एक संस्था है, आमतौर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक जो बैंकों या अन्य पात्र संस्थाओं को ऋण प्रदान करता है जो वित्तीय कठिनाई का सामना कर रहे हैं या अत्यधिक जोखिम वाले या पतन के करीब माने जाते हैं। भारत में आरबीआई अंतिम ऋणदाता है। अंतिम उपाय का ऋणदाता व्यापार और उद्योग निकायों को तब पैसा उधार नहीं देता जब वे अन्य स्रोतों से उधार लेने में विफल होते हैं। तो पहला तो स्टेटमेंट गलत हो जाता है। रिजर्व बैंक के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने और बैंकों को संभव विफलता को रोकने के लिए यह सुविधा प्रदान करते हैं। यदि बैंक बर्बाद हो गए तो नुकसान किसको होगा, सरकार को ही होगा, क्योंकि जनता के पैसे बैंकों के पास जमा है तो वो पैसे ही डूबेंगे। बैंक के पैसे छोड़िए, पैसे जनता के डूब रहे हैं, जिसका असर अन्य बैंक और संस्थानों पर भी पड़ सकता है और वित्तीय स्थिरता और इस प्रकार अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए कथन दूसरा है वो सही है। आरबीआई बजट घाटे को पूरा करने के लिए सरकारों को उधार देता है, लेकिन यह अंतिम ऋणदाता के अंतर्गत नहीं आता है। मैंने यही बात कही है कि आरबीआई ऋण देता है लेकिन वह अंतिम उधारदाता के रूप में नहीं काउंट होता है। इसलिए तीसरा ऑप्शन है वो गलत हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए R2 व्यवहार संहिता R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस साधन उपलब्ध करती है। जब भी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं किसके बारे में, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल, R3, इस टाइप के टर्म हम सुन रहे हैं। तो जब भी आर जैसा वर्ड हमारे सामने आए, आर, तो सीधा सा समझ जाना चाहिए ये किसी न किसी प्रकार से पुनर्चक्रण या पुनर्उपयोग इससे संबंधित होगा। सीधा से दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए। यहाँ पर आर वर्ड आया है, बाकी आप सब भूल जाइए। अगर इन 4 ऑप्शन में से कहीं पर पुनर्उपयोग, पुनर्चक्रण या फिर इस प्रकार का कोई शब्द है तो आप उस ऑप्शन को लेकर सतर्क हो जाना, बस और कुछ नहीं, आंसर आपको आ जाएगा। पहला ऑप्शन देखिए, इलेक्ट्रॉनिक पुनर्चक्रण उद्योग में पर्यावरणीय दृष्टि से विश्वसनीय व्यवहार, पुनर्चक्रण यानी कि रिसाइकल। दूसरा ऑप्शन, रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि को पारिस्थितिक प्रबंधन, किसी प्रकार का इस प्रकार का वर्ड नहीं है रीयूज रिसाइकल का। निम्नलिखित भूमि पर कृषि फसलों की खेती का संधारणीय व्यवहार, आर वर्ड कहीं नहीं आ रहा इसमें भी। चौथा देखिए, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन,
इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं उनमें हमें इसी प्रकार से सोचना है, वर्ड पे जाना है। यूपीएससी हर बार ऐसे 2 से 3 प्रश्न देते हैं जो आपके कहीं पर भी नोट्स में नहीं होंगे। कितने भी नोट्स पढ़ लो आप, कितनी भी आप मैगजीन पढ़ लो, लेकिन वो वर्ड आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। वो आपको सीधा मिलेगा यूपीएससी के पेपर में। यूपीएससी के पेपर के बाद वो वर्ड एकदम कॉमन हो जाएगा। जैसे ग्रीन वॉशिंग वर्ड बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन जब मैंने 2022 में पेपर दिया था तो ग्रीन वॉशिंग कभी सुना ही नहीं था। उस टाइम पहली बार ग्रीन वॉशिंग सुना था। तो इनको सॉल्व करने का यही तरीका है कि उनके वर्ड पर जाइए और उसका आंसर फाइंड आउट करने का ट्राई कीजिए। उनका आंसर बहुत ईजिली छिपा होता है इन 4 ऑप्शन में। यहाँ पर ए ऑप्शन है इसका। R2 क्या है? R2 इज सेटिंग द स्टैंडर्ड फॉर यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स एवरी स्टेप ऑफ द वे। ये है R2 प्रैक्टिस है। R2 का तात्पर्य जिम्मेदार रिसाइकलिंग से है और यह विशेष रूप से सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग इंटरनेशनल SERI द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग उद्योग के लिए बनाया गया एक मानक है। यह पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित और सामाजिक रूप से जिम्मेदार तरीके से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के संचालन, पुनर्चक्रण और नवीनीकरण के लिए सर्वोत्तम अभ्यास प्रदान करता है। मेनली इसका काम क्या है? ये है जिम्मेदार रिसाइकलिंग की बात करता है। किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक्स सामग्री के लिए। तो यहां पर इसका आंसर होता है ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है ताम्र प्रगलन संयंत्रों के बारे में चिंता का क्या कारण है। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा चिंता कारण है वो हमें देखना है। यहाँ पर प्रश्न पर जाने से पहले एक वर्ड है प्रगलन संयंत्र। प्रगलन संयंत्र का मतलब क्या होता है? हमें खनन के दौरान क्या मिलता है? अयस्क मिलता है। सीधी धातु तो मिलती नहीं है एकदम शुद्ध रूप में, अयस्क मिलता है। अयस्क में क्या होती है? धातु होती है। तो अयस्क से क्या प्राप्त करते हैं? धातु प्राप्त करते हैं, उसे बोलते हैं प्रगलन संयंत्र। तो जो तांबे का अयस्क होता है उससे तांबा निकालते हैं, उनको बोलते हैं ताम्र प्रगलन संयंत्र। तो उसमें क्या करते हैं? जो अयस्क होता है उसको गर्म करते हैं और गर्म करके क्या करते हैं? धातु को अलग करते हैं अशुद्धियों से। तो गर्म करेंगे तो उसमें से जो अयस्क होंगे, अयस्क में बहुत सारे पदार्थ होंगे, तो उनका क्या होगा? जो वातावरण है उसमें उत्सर्जन होगा, जिसके कारण क्या होगा? वातावरण को नुकसान होगा। तो इनमें से क्या चीजें निष्कासित होगी ताम्र प्रगलन संयंत्र के दौरान? पहला ऑप्शन है वे पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड को घातक मात्राओं में निर्मुक्त कर सकते हैं। दूसरा है ताम्रमल कॉपर स्लैग पर्यावरण से कुछ भारी धातुओं के निकालन का कारण बन सकता है। वे सल्फर डाइऑक्साइड को एक प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है, उसमें एक वर्ड आ रखा है यहाँ पर घातक। घातक का मतलब है बड़ी मात्रा में, लीथल क्वांटिटी। तो यहाँ पर एक बात जानिए कि जो ताम्र प्रगलन संयंत्र होते हैं उसमें क्या डालते हैं? कार्बन डालते हैं। तो जो अयस्क होता है उसके साथ जो ऑक्सीजन जुड़ी होती है उसको क्या कर देता है? कार्बन अलग कर देता है। तो जो ऑक्सीजन को अलग करके क्या बना देता है? कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बना है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के बाद एक और चीज बन सकती है, क्या है वो? CO2। तो यहाँ पर क्या है? 2 चरणों में अभिक्रिया होती है। पहले चरण में क्या होता है? कार्बन ऑक्सीजन को हटाता है और क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? वापस रिएक्शन करता है और CO2 बनाता है। तो यहाँ पर ताम्र प्रगलन संयंत्र से क्या निकलती है? CO2 निकलती है, न कि कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर जो घातक वर्ड है, अगर इससे भी हम सोचें तो भी हम इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन अगर इसकी जो अभिक्रिया है उसको देखें तो यहाँ पर CO2 निष्कासित होती है, न कि कार्बन मोनोऑक्साइड CO। इसलिए जो पहला ऑप्शन है वो हो जाता है गलत। पहला ऑप्शन गलत होते ही आंसर अपना बी सीधा आ जाता है। यानी कि कॉपर स्लैग पर्यावरण में कुछ भारी धातुओं जैसे कि जो आर्सेनिक हो गया, कैडमियम हो गया, सीसा, पारा, इनको छोड़ते हैं। तो अयस्क है, पृथ्वी में पाया जाता है, तो यहाँ पर ये चीज़ें भी मिल सकती हैं, जनरल अंडरस्टैंडिंग है। इसलिए ये प्रश्न हो जाता है सही। दूसरा है वे सल्फर डाइऑक्साइड को एक प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त करते हैं। यहाँ पर क्या होता है? अयस्क में सल्फर पाया जाता है और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बन जाता है? SO2 या फिर सल्फर डाइऑक्साइड या SOX के रूप में बाहर निकल जाता है। अब सल्फर क्या होता है? जो हम पढ़ते हैं, चक्र पढ़ते हैं बायोलॉजिकल, उसमें सल्फर चक्र भी आता है। सल्फर चक्र मूलतः कहाँ होता है? स्थल पर होता है। तो यहाँ पर स्थल में क्या पाया जा रहा है? अयस्क पाया जा रहा है, तो उसमें सल्फर हो सकती है। ऐसा जनरल सोचें तो भी हम जो ऑप्शन है इसको सही कर सकते हैं। इसलिए तीसरा ऑप्शन हो जाता है सही। आंसर होता है बी। अब यहाँ पर है ताम्र यानी कि तांबा, कॉपर। तांबे का उत्पादन सबसे अधिक होता कहाँ है? वो होता है चिली में। कम से कम 2 देशों के नाम तो आपको याद होने ही चाहिए, क्योंकि यूपीएससी पूछ लेता है कभी कभी कि जो तांबे का चाइना होता है या ऑस्ट्रेलिया दे देगा ऑप्शन में, तो आपको पता होना चाहिए कि तांबा कहाँ होता है सबसे अधिक? चिली के अंदर। उसके बाद होता है पेरू में, उसके बाद चाइना, उसके बाद USA, 5 नंबर पर आता है रशिया। भारत में तांबा होता है सबसे अधिक MP के अंदर, उसके बाद होता है राजस्थान में और उसके बाद झारखंड में। ये होगी तांबे से संबंधित जानकारी। और तांबा क्या होता है? चालक होता है, इसमें आघात वर्धनीयता का गुण होता है, ये संक्षारण गुण साथ में अपने लेके रहता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है भट्टी तेल या फर्नेस ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए, इसमें से कौन से सही है वो हमें देखने हैं। पहला कथन है यह तेल परिष्करणीय का एक उत्पाद है। दूसरा है कुछ उद्योग इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए करते हैं। तीसरा है इसके उपयोग से पर्यावरण में गंधक का उत्सर्जन होता है। यहाँ पर एक वर्ड आया है भट्टी तेल। तेल का यूज हम करते कहाँ पे है? तेल शब्द हम करते कहाँ है? पेट्रोलियम के रूप में, डीजल के रूप में, जो ऑयल होता है उसमें हम इस वर्ड का यूज करते हैं। यहाँ पर भी क्या है? भट्टी ऑयल है। तो यह किसका उत्पाद हो जाएगा? जो तेल परिष्करणीय, जो रिफाइनरी है, रिफाइनरी के अंदर बहुत सारे उत्पाद निकलते हैं, उसमें से एक उत्पाद होता है यह फर्नेस ऑयल। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? बॉयलर में किया जाता है। जो ठंडे प्रदेश होते हैं, कनाडा हो गया, रशिया हो गया, वहां पर घरों में क्या लगे होते हैं? बॉयलर लगे होते हैं, जो क्या करते हैं? घर के जो तापमान है उसको अधिक करते हैं। तो उनमें यूज किसका होता है? इस फर्नेस ऑयल का होता है, इसलिए इसको बोलते हैं भट्टी तेल। तो ये तेल रिफाइनरी होती है उसका ही उत्पाद है, इसलिए पहला ऑप्शन हो जाता है सही। अब तेल रिफाइनरी से निकलेगा तो पहली बात हमने 2020 पेपर में डिस्कस किया था कि तेल क्या है? एक औषधि चट्टानों से निकलने वाला उत्पाद है। तो इन औषधि चट्टानों में क्या होती है? सल्फर भी होता है। तो इनसे सल्फर तो निकलेगा ही निकलेगा। कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, इन सबसे सल्फर निकलता है। तो पहला सही है तो तीसरा भी सही होगा ही होगा। तो जहां पर पहला और तीसरा साथ में नहीं है उनको तो आप सीधा एलिमिनेट कर दीजिए। 2 तो एलिमिनेट हो गए। अब दूसरा देखना है कुछ उद्योग इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए करते हैं। अब तेल है तो तेल का उपयोग कहाँ किया जा सकता है? ऊर्जा में किया जा सकता है, क्योंकि ये पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह उनका उत्पाद है, तो इसका उपयोग वहां पर भी किया जा सकता है। जो कैरोसिन है वो भी इनका उत्पाद होता है, तो उसका भी उपयोग कहाँ किया जा सकता है? ऊर्जा उत्पादन में किया जा सकता है, तो इसका भी किया जा सकता है। तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी जनरली सही हो जाता है, इसलिए इसका आंसर आता है डी। फर्नेस ऑयल औद्योगिक उपयोग के लिए उपलब्ध सबसे सस्ते ईंधनों में से एक है। यह पेट्रोलियम रिफाइनरियों का एक उत्पाद है। फर्नेस ऑयल एक गहरे रंग का ईंधन है जो आसुत या कच्चे तेल का अवशिष्ट अंश होता है, जिसे पेट्रोलियम आसवन के द्वारा निकाला जाता है, और इसका उपयोग ऊष्मा और बिजली उत्पादन के उद्देश्य से किया जाता है। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड का भारी उत्सर्जन होता है और यह पीएम के रूप में भी सेकेंडरी सल्फेट का निर्माण होता है, इसलिए तीसरा ऑप्शन भी होता है सही। चलते हैं प्रश्न पर, यहाँ पर आंसर होता है डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है ब्लू कार्बन क्या है? आज ब्लू है पानी, पानी, समुद्र। हनी सिंह ने इसका आंसर पहले ही बता दिया था। तो महासागर और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा प्रग्रहित कार्बन, जो कार्बन होती हैं उसको संग्रहित करते हैं कौन? पौधे संग्रहित करते हैं। जो समुद्र होते हैं वो भी संग्रहित करते हैं, पौधे संग्रहित करते हैं, उसको बोलते हैं ग्रीन कार्बन। और जो समुद्र संग्रहित करता है उसको बोलते हैं ब्लू कार्बन। वन जैव मात्रा और कृषि मृदा में प्रसारित कार्बन उसे बोलते हैं ग्रीन कार्बन। तो अब कार्बन के सभी रूपों को जानने से पहले हम एक चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं जो यहाँ पर छूट गई थी, कि जो पेट्रोलियम होते हैं, पेट्रोलियम की सबसे अधिक रिजर्व कहाँ पर है? 2024 में प्रश्न आया था, वेनेजुएला में। उसके बाद पेट्रोलियम पाया जाता है सऊदी अरब में, उसके बाद कनाडा, और उसके बाद ईरान, और उसके बाद आता है इराक में। ये है पेट्रोलियम की रिजर्व, उत्पादन के लिए नहीं है, रिजर्व। यहाँ पर पेट्रोलियम सबसे अधिक पाया जाता है। अब उत्पादन कौन करता है पेट्रोलियम का सबसे अधिक? उसमें है सबसे पहले नंबर पे यूएसए, फिर है सऊदी अरब, फिर है रशिया, फिर है कनाडा, और उसके बाद आता है चाइना। अब पेट्रोल की बात आई तो प्राकृतिक गैस की बात भी कर लेते हैं। प्राकृतिक गैस का सबसे अधिक उत्पादन होता है यूएसए में, उसके बाद आता है रशिया में, उसके बाद ईरान, और उसके बाद है चाइना। इन सब चीज़ों को आप साथ साथ याद रखना। अब प्राकृतिक गैस की बात आ गई है तो सेल गैस का भी नाम भी सुना होगा आपने। तो सेल गैस का सबसे अधिक रिजर्व है वो पाया जाता है चाइना में, रिजर्व की बात कर रहा हूँ। उसके बाद अर्जेंटीना, उसके बाद अल्जीरिया, और उसके बाद है यूएसए में। और सेल गैस का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? वो होता है यूएसए के अंदर। अब हम कार्बन के जितने भी कलर के आधार पर डिफाइन किया हुआ उन सबको देख लेते हैं। तो यहाँ पर कार्बन के टाइप्स दिए गए हैं। पहला है पर्पल, कार्बन कैप्चर्ड थ्रू द एयर और इंडस्ट्री एमिशन। सीधा एयर से कार्बन को कैप्चर करते हैं, जो किससे? इंडस्ट्री वगैरह से उत्सर्जित होता है, उसको बोलते हैं पर्पल कार्बन। ब्लू कार्बन अभी हमने देख लिया। टील कार्बन जो आर्द्रभूमि होता है वो जो इस कार्बन को संग्रहित करते हैं उसे बोलते हैं टील कार्बन। ग्रीन कार्बन अभी हमने देखा, वनों के द्वारा संग्रहित कार्बन। ब्लैक कार्बन, कार्बन रिलीज थ्रू द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल के बर्न होने से जो कार्बन निकलती उसे बोलते हैं ब्लैक कार्बन। ग्रे कार्बन, कार्बन रिलीज थ्रू इंडस्ट्रियल एमिशन, औद्योगिक निकाय से जो कार्बन उत्सर्जित होती हैं उसे बोलते हैं ग्रे कार्बन। अगला है ब्राउन कार्बन, कार्बन रिलीज बाई इनकम्प्लीट कंजप्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। और लास्ट में रेड कार्बन, कार्बन रिलीज थ्रू बायोलॉजिकल पार्टिकल्स ऑफ स्नो एंड आइस दैट रिड्यूस एल्बिडो। ये हो गया रेड कार्बन के बारे में। अब कार्बन के बारे में हो गया। अब हाइड्रोजन को भी इस प्रकार से कलर में डिफाइन किया गया है। तो कार्बन तो आ चुका है, हाइड्रोजन इसलिए इस साल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे तो पता नहीं क्यों इसमें से प्रश्न की बू आ रही है। तो हाइड्रोजन के यहाँ पर कलर दिए गए हैं।
हाइड्रोजन का उत्पादन किस विधि से हुआ है उसके आधार पर हाइड्रोजन को बांटा गया है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस विधि से हाइड्रोजन का उत्पादन होता है, उनमें 3 रूप है, एक ग्रीन, पिंक और येलो। इलेक्ट्रोलाइसिस विधि में भी जो विद्युत कहाँ से मिल रही है, जो इलेक्ट्रोलाइसिस विधि वहाँ विद्युत चाहिए हाइड्रोजन बनाने के लिए, तो वो विद्युत आ कहाँ से रही है उसके आधार पर यहाँ पर 3 भागों में इसको डिफाइन किया गया है। अगर रिन्यूएबल एनर्जी से विद्युत आ रही है उससे बोलेंगे ग्रीन हाइड्रोजन। अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट से विद्युत आ रही है उससे हम हाइड्रोजन बना रहे हैं उसे बोलेंगे पिंक हाइड्रोजन। मिक्स्ड ऑरिजन है तो उसे बोलेंगे हम ये है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का बात की हमने। अब अगली बात आती है फॉसिल फ्यूल की। फॉसिल फ्यूल से क्या बनती है, विद्युत बनती है। उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, हाइड्रोजन के निर्माण में किया जाता है। उसको भी कलर में डिफाइन किया गया है, वो यहाँ पर दिया गया है, जिसमें पहला नेचुरल गैस और कोल। अब यहाँ पर नेचुरल गैस और कोल से हमें एनर्जी प्राप्त की हमने। अब उसमें क्या किया हमने, जो यहाँ पर कार्बन निकली, यहाँ पर कार्बन निकल रही है इनसे विद्युत बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो कार्बन निकली उसको हमने क्या कर दिया, संग्रहित कर दिया, उसको हमने इकट्ठा कर दिया, उसको हमने रिलीज नहीं होने दिया। उस हाइड्रोजन को बोलेंगे ब्लू हाइड्रोजन। अगला है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में विधियां हैं, एक है पायरोलाइसिस यानी कि बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन, और दूसरा है नेचुरल गैस रिफॉर्मिंग। यहाँ पर 2 कलर दिए गए हैं। अगला है गैसिफिकेशन। गैसिफिकेशन में क्या है, अगर ब्राउन कोल जो लिग्नाइट होता है उसका यूज करके हाइड्रोजन बना रहे हैं तो उसे बोलते हैं ब्राउन हाइड्रोजन, और ब्लैक कोल है उसका उपयोग करके हाइड्रोजन बना रहे हैं उसे बोलेंगे ब्लैक हाइड्रोजन। यहाँ पर ग्रीन, पिंक, ब्लू, ब्राउन और ब्लैक ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखना। यहाँ पर एमिशन भी देख लीजिए, जो ग्रीन होता है उसका वेरी लो एमिशन होता है, फिर पिंक में वेरी लो, यहाँ पर देखिए ब्राउन और ब्लैक है इसमें वेरी हाई एमिशन है, तो इनको भी आप साथ में नोटिस कर लेना। चलते हैं प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रकृति के निम्नलिखित में से किन जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाने की सर्वाधिक संभावना है। 2014 में या 2013 में हमने लाइकेन को डिस्कस किया था, अच्छे से वहाँ पर देखा था कि लाइकेन होता है वो पौधों पर उग जाता है, चट्टानों पर उग जाता है। यहाँ क्या बात की गई, मृदा विहीन सतह। अब पेड़ पौधे हैं वो क्या है, मृदा विहीन सतह है, पेड़ के ऊपर उग रहा है तो मृदा पर थोड़ी उग रहा है, वो पेड़ पर उग रहा है, तो लाइकेन तो होगा ही होगा। यानी कि दूसरा जहाँ पर नहीं है उसको आप सीधा सा काट दीजिए, 2 ऑप्शन आपके कट गए। अब यहाँ पर मशरूम तो सीधा कट गया, अब बचा क्या है, 3 है या नहीं है। मॉस होती है, काई होती है, काई को ही मांस बोलते हैं। अब काई होती है वो दीवारों पर भी आपने देखी होगी, हो जाती है जहाँ पानी गिरता रहता है, तो ये भी है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर आंसर होता है सी, मॉस या मॉसेज, ये जो काई होती है उसी को बोलते हैं। अब यहाँ पर जो ये 4 ऑप्शन दिए गए इनको हम देख लेते हैं। फर्न होता है वो होता है संवहनी पादप होता है, एक होता है संवहनी पादप, एक होता है गैर संवहनी पादप, जिसके अंदर तना, जड़, पत्तियों का पूर्ण विकास होता है, उन्हें बोलते हैं संवहनी पादप। तो फर्न के अंदर तना भी होता है, पत्तियां भी होती हैं, जड़ें भी होती हैं, इसलिए फर्न क्या है, एक संवहनी पौधा है। लेकिन फर्न के क्या है, फूल नहीं होते हैं। अब फूल नहीं होंगे तो इसके बीज भी नहीं होंगे, फूल से ही बीज बनते हैं ना, तो फूल होते नहीं है तो इसके बीज भी नहीं होते हैं। जड़, तने, पत्तियां इसकी होती हैं। बीजाणुओं द्वारा इसका क्या होता है, जनन होता है, क्योंकि बीज तो इसमें है नहीं, तो बीजाणु द्वारा इसका जनन किया जाता है। फर्न की स्पीसीज है एजोला। एजोला क्या है, एक फर्न की स्पीसीज है और यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। लाइकेन के बारे में हमने पढ़ा था, कहाँ पर, 2014 के पेपर में। लाइकेन होता है वह शैवाल और कवक का क्या है, सहजीवी संबंध है। लाइकेन कोई एक अकेली प्रजाति नहीं है, लाइकेन शैवाल और कवक का क्या है, सहजीवी संबंध है। यहाँ पर कवक है वो क्या करता है, शैवाल को आधार प्रदान करता है, और शैवाल क्या करता है, भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से और कवक को प्रदान करता है। लाइकेन होता है वो वायु प्रदूषण का सूचक होता है। जहां पर लाइकेन पाया जाता है वहां पर वायु क्या है, स्वच्छ है, और जहां लाइकेन नहीं है वहां पर वायु है वो स्वच्छ नहीं है। तो यह जो वायु प्रदूषण का सूचक भी है। अगला है मॉस। मॉस क्या है, गैर संवहनी पादप है, यानी कि इसमें वास्तविक जड़, तना, पत्तियां नहीं होती है, फूल इन पौधा है यह। और जो पादप जगत की जातियां होती हैं, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, तो जो ये मॉसेज हैं ये होता है ब्रायोफाइटा कुल का, और यह बीजाणु के माध्यम से जनन करता है। काई होता है उसे ही क्या बोलते हैं, मॉसेज बोलते हैं। कवक के बारे में हमने 2013 के पेपर में देखा था, जो मशरूम होता है उसे ही बोलते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है। यह प्रश्न एकदम फैक्चुअल आया था, इसका आंसर है सी, लेमन ग्रास। लेमन ग्रास है वो एक औषधि पादप है जिसका उपयोग जो ब्लड प्रेशर होता है, मोटापा या अनिद्रा में यूज किया जाता है। लेमन ग्रास क्या करता है, मच्छर प्रतिकृषि के रूप में
कार्य करता है। जहाँ पर लेमन ग्रास होता है वहाँ पर मच्छर नहीं पनपते हैं। अब पहला ऑप्शन है कांग्रेस घास। कांग्रेस घास क्या है? एक आक्रामक प्रजाति है। और ये कहाँ की है? ये मूलतः वेस्ट इंडीज और अमेरिका, जो उष्णकटिबंधीय अमेरिकी क्षेत्र है, वहाँ से बिलोंग करती है। इसे गाजर घास भी बोलते हैं। और यह खरपतवार के रूप में देश भर में फैला हुआ है और बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमी का लॉस करता है। ऐसा कहा जाता है यह 20,000 करोड़ का इकोनॉमी में लॉस करता है। दूसरा है एलिफेंट घास। एलिफेंट घास को युगांडा घास भी बोलते हैं। अब युगांडा घास बोल दिया तो ये कहाँ की है? ये है अफ्रीका रीजन की। इसको निपर घास भी बोलते हैं। यह मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में हेल्प करता है और मृदा अपरदन को भी कम करता है। लास्ट में नट घास। ये भी एक आक्रामक प्रजाति है जो ऑस्ट्रेलिया और जो एशिया महाद्वीप के अंदर पाई जाती है। अगला प्रश्न है जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 4 जीवों के नाम दिए गए हैं। इसमें से महासागरों की आहार श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? अब जो आहार श्रृंखला होती है उसमें एक तो होते हैं प्राथमिक उत्पादक, उसमें बाद में होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, फिर होते हैं अपरदहारी। अपरदहारी का भी आगे प्रश्न आ रखा है, देखेंगे हम अगले वीडियो में। तो यहाँ पर पूछा गया है प्राथमिक उत्पादक, यानी कि प्राथमिक रूप से उत्पादन कौन करते हैं? जैसे कि जो धरातल पर हैं पेड़ पौधे होते हैं वो प्राथमिक उत्पादक होते हैं। तो समुद्र में प्राथमिक उत्पादक कौन है? तो पहली बात तो इतना कंफर्म है कि प्राथमिक उत्पादक वही होंगे जो क्या करेंगे? प्रकाश संश्लेषण क्रिया करेंगे। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्या है? ये अपना भोजन बनाएंगे, अपना भोजन ये स्वयं बनाएंगे, तभी तो क्या होंगे? प्राथमिक उत्पादक होंगे। यानी कि जो प्राथमिक उत्पादक होंगे वह स्वपोषी होंगे। तो अब यहाँ पर देखिए 2014 का हमने पेपर डिस्कस किया था, वहां पर एक श्रृंखला पूछी थी डायटम, क्रिटेशियाई और हेरिंग कि इस आहार श्रृंखला को आप क्रम वाइज कीजिए। यह प्रश्न था, मुझे बिल्कुल याद है। अब वहां पर एक वर्ड आया था डायटम। तब हमने वहां पर डिस्कस किया था कि डायटम होता है वो प्राथमिक उत्पादक होता है। किसमें? समुद्र में। वहां पर देख लिया था। अगर आपने पीओ अच्छे से डिस्कस किए होते तो इस प्रश्न को गलत करने का सवाल ही नहीं उठता। यानी कि डायटम तो प्राथमिक उत्पादक है ही है। यहाँ पर 3 नहीं है, उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं सीधा। अब या तो 2 है या 4 है, यानी कि पहला भी कट गया। अब साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं, जिनको हिंदी में नीजहरी शैवाल भी बोलते हैं, लेकिन होते ही बैक्टीरिया हैं। और ये होते हैं स्वपोषी और ये करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, यानी कि ये होंगे प्राथमिक उत्पादक। आंसर आ जाता है आपका बी। जो कॉपीपॉइड और फॉर्मिनिफेरा हैं ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं समुद्र के अंदर। अब प्राथमिक उत्पादक की बात आ गई है तो जितने भी प्राथमिक उत्पादक उनको हम देख लेते हैं। तो प्राथमिक उत्पादक कौन कौन होते हैं? एक तो होता है सीवीड और दूसरे होते हैं फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन में आते हैं साइनोबैक्टीरिया, डायटम, सिनकोकस, प्रोक्लोरोकोकस, फ्लैगेलेट्स, ये आते हैं प्राथमिक उत्पादक में। तो इन सभी के नाम आप याद रखना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 प्राणियों के नाम दिए गए हैं। उपयुक्त में से कौन से जीव परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेटकर अपने सुदृढ़ अंगों की रक्षा करते हैं? यानी कि इनमें ऐसी क्षमता होती है कि अगर कोई इन पर आक्रमण करे तो अपने अंगों को ऐसे लपेटकर छिपा देते हैं या फिर कठोर बना देते हैं ताकि कोई आक्रमणकारी है वो इनको नुकसान ना पहुंचा पाए। तो इनमें से कौन से हैं वो हमें यहाँ पर देखने हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड आया है वज्र शल्क। अब वज्र शल्क, शल्क किसे बोलते हैं? जो चमड़ी होती है यहाँ पर जो बाहरी आवरण होता है उसको शल्क बोलते हैं। वज्र, इंद्र भगवान का शस्त्र क्या था? वज्र था, कठोर। तो यहाँ पर वर्ड में छिपा हुआ है इस प्रकार का इसका क्या है? आवरण है वज्र समान। ये बाहरी आक्रमणकारी है उनसे अपनी रक्षा कर पाता है। यानी कि तीसरा तो सही होगा ही होगा, तीसरा नहीं, उनको एलिमिनेट कर दें तो अब दूसरा सीधा एलिमिनेट होगा कि दूसरा नहीं होगा। अब बच गया पहला जाहक, हेजोक। हेजोक में क्या होती है? तीखी क्या होती है? नुकीली सूली होती है, उनके कारण अपनी रक्षा करता है। अब इनको देखते हैं इनके इमेज के माध्यम से। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं इसके ऊपर ऐसे नुकीली संरचना होती है, ये हेजोक है। ये छोटे स्तनधारी जीव होते हैं जिनके अंग छोटे होते हैं तथा शरीर जमीन से सटा होता है। उनकी सबसे विशेष विशेषता जोरों, कठोर, तीखे कांटे हैं। यदि इन पर हमला किया जाता है तो वे एक कांटेदार और बेस्वाद गेंद की तरह सिकुड़ जाते हैं जो अधिकांश शिकारियों को डराता है। आयुष्य में इसका क्या है? लीस्ट कंसर्न है, स्टेटस। अगला था मरमोट या फिर सेल मूषक। ये विशालकाय जमीनी गजेरों की 14 प्रजातियों में से एक है जो मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया में पाई जाती है। ये कृतक बड़े और भारी होते हैं जिनका वजन प्रजातियों के आधार पर 3 से 7 किलोग्राम होता है। मरमोट ठंडे वातावरण में रहने के लिए उपयुक्त होते हैं तथा उनके कान छोटे, फर से ढके हुए और पैर छोटे और मोटे होते हैं। खुदाई के लिए इनके पंजे मौजूद होते हैं। ये अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर पाते हैं, किस प्रकार से? अपने अंगों को ढाल कर। तो और इनका आयुष्य स्टेटस है लीस्ट कंसर्न। अगला था क्या? पेंगोलिन या फिर वज्रशल्क।
यहाँ पर देखिए सतह इनकी इस प्रकार की सतह होती है। अगर इसे छुआ या पकड़ा जाए तो यह पूरी तरह से गेंद की तरह लुढ़क जाएगा, जबकि पूंछ पर मौजूद तीखे सल्कों का इस्तेमाल इसे बाहर निकालने के लिए किया जा सकता है। जो इंडियन पेंगोलिन होती है उसका आयुषन स्टेटस है इंडेंजर्ड। इंडियन पेंगोलिन का आयुषन स्टेटस है इंडेंजर्ड, ये आप याद रखना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। यहाँ पर पूछा गया वनों पर घोषणा है, तो वनों पर घोषणा है तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट देखिए, इसमें वन के ह्रास को रोकने के लिए एक वैश्विक समय रेखा का समर्थन किया गया है। वनों से वन के लिए करेंगे और क्या करेंगे, तो दूसरा स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा जहाँ पर नहीं है उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए। अब बता है 2 5 या 1 2 4 5। देखिए भारत इसके प्रारंभ के समय हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक था, भारत ने इसको सिग्नेचर नहीं किया था, तो 5 आपका एलिमिनेट हो जाता है, आंसर आता है ए। हालांकि ये थोड़ा यहाँ पर फैक्चुअल हो जाता है, अगर पता है तो ही सही कर पाते हैं, नहीं तो नहीं कर पाते हैं, तो 50-50 यहाँ पर आराम से हो जाता है। आगे इसमें थोड़ी सी नॉलेज की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर जो वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा उसको हम देख लेते हैं, आंसर तो इसका वैसे ए है। सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की जलवायु शिखर सम्मेलन से प्रेरित होकर वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा एक राजनीतिक घोषणा है जो 2020 तक प्राकृतिक वनों के नुकसान को आधा करने और 2030 तक इसे समाप्त करने के सामान्य उद्देश्य के साथ सरकारों, कंपनियों, नागरिकों, समाज के अभिनेताओं सही स्वदेशी लोगों के संगठनों को एक साथ लाती हैं। इसलिए कथन 1 और 2 तो सही हो जाते हैं। इसमें वनों और कृषि भूमि के उस क्षेत्र को बहाल करने की भी बात कही गई है जो भारत से भी बड़ा है। इन लक्ष्यों को पूरा करने से कार्बन प्रदूषण की प्रति वर्ष 4.5 से 8.8 बिलियन टन की कमी आएगी, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान उत्सर्जन के लगभग बराबर है। वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा एक गैर कानूनी रूप से बाध्यकारी राजनीतिक घोषणा है। प्रश्न में क्या था, वैध रूप से बाध्यकारी, लेकिन यह गैर कानूनी है। वैध कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं, गैर कानूनी रूप से बाध्यकारी राजनीतिक घोषणा है। घोषणा पत्र को वर्तमान में 200 से अधिक संस्थाओं द्वारा समर्थन प्राप्त है, जिनमें से 50 से अधिक सरकारें, दुनिया की 50 से अधिक बड़ी कंपनियां और 50 से अधिक प्रभावशाली नागरिक समाज और स्वदेशी संगठन शामिल है। भारत इस घोषणा पत्र का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, आप इस बात को याद रखना। इसलिए जो 5 ऑप्शन था उसे हम एलिमिनेट कर देते हैं, आंसर आता है ए। तो आज के हमारे डिस्कशन में इतना ही। आज हमने कुल 10 प्रश्नों को किया है। मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।